हेलो फिजियोस, कैसे हो? बढ़िया एकदम। तो गाइस, आज जनरल सर्जरी का फोर्थ वीडियो आ चुका है, जो कि होने वाला है हमारा टॉपिक अल्सर्स पर। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। टॉपिक है हमारा अल्सर्स, सब्जेक्ट है जनरल सर्जरी बीपीटी सेकेंड ईयर के लिए। ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अब अगर मैं तुम्हें बताऊं कि हम इस वीडियो में क्या क्या कंटेंट कवर करने वाले हैं, क्या क्या टॉपिक्स होंगे हमारे, ओके, हमारा सिनॉप्सिस या आउटलाइंस क्या होगी इस वीडियो की। तो इंट्रोडक्शन, ओके, सेकंड आएगा हमारा कॉम्प्लिकेशंस ऑफ अल्सर, थर्ड वन इज पार्ट्स, देन एग्जामिनेशन, देन कॉम्प्लिकेशंस एंड लास्ट वन इज मैनेजमेंट ऑफ द अल्सर। ये होने वाला है हमारा पूरा वीडियो का कंटेंट। ठीक है, इसी से हम आगे बढ़ेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। तो अब आता है इंट्रोडक्शन। ठीक है, कि अल्सर्स क्या होते हैं। तो जैसे हमने बताया था, देखो सीधी सी बात ये आती है, बॉयल हुआ। ठीक है, ये एक अलग जो अल्सर है दो टाइप्स हो सकता है। ठीक है, एक तो बॉयल था, बॉयल से कार्बंकल बने, कार्बंकल अगर प्रॉपर ठीक नहीं हुआ तो वुंड बनेगा, और वुंड ही आगे चलकर अल्सर का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, ये तो हो गया एक बात। सेकंड चीज़ है, अल्सर कुछ और कारणों से भी हो सकता है। तो जैसे वुंड क्या था, इसको स्किन की डिसकंटिन्यूटी हो रही थी, उसी टाइप से अल्सर भी स्किन की डिसकंटिन्यूटी होगा। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अल्सर क्या होता है, डिसकंटिन्यूटी होती है किसकी, स्किन की या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन की। ओके, अल्सर क्या होता है, स्किन की या फिर म्यूकस मेम्ब्रेन की डिसकंटिन्यूटी होता है, जो किसकी वजह से होता है, माइक्रोस्कोपिक डेथ ऑफ द टिश्यू की वजह से होता है। ठीक है, टिश्यूज की माइक्रोस्कोपिक डेथ हो जाती है, इस वजह से अल्सर होता है। ओके, फिर इसके बाद क्या था, जो अल्सर है वो बॉडी में कहीं पर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुंह के छाले या जीआईटी के ही अल्सर्स होते हैं। ठीक है, अल्सर्स कहीं पर भी हो सकता है बॉडी में। नेक्स्ट आता है हमारा क्लासिफिकेशंस ऑफ द अल्सर। ठीक है, क्लासिफिकेशन आ गया सेकेंड हेडिंग। क्लासिफिकेशन हमारे पास बेसिकली दो टाइप से है। पहला क्लासिफिकेशन है पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन या पैथोलॉजिकल अल्सर्स। सेकंड आएगा हमारा क्लिनिकल अल्सर्स या फिर क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो तब हम दोनों को स्पेसिफिकली डिफाइन करेंगे। ओके, फर्स्ट आएगा हमारा पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल में भी कौन सा आएगा, नॉन स्पेसिफिक। ठीक है, पैथोलॉजिकल में नॉन स्पेसिफिक। नॉन स्पेसिफिक में कौन कौन सा आएगा, ट्रोमेटिक है, वीनस अल्सर्स है, आर्टेरियल अल्सर्स है, न्यूरोजेनिक है, ट्रॉपिकल है, डायबिटिक और ब्लड डिस्क्रेजियाज अल्सर्स होते हैं। ठीक है, इसके बाद नॉन स्पेसिफिक थे ये सारे। ओके, इसके बाद दो और होते हैं, एक होता है स्पेसिफिक अल्सर्स और एक होता है मेलिग्नेंट अल्सर्स। ठीक है, ये था हमारा पूरा पैथोलॉजिकल का एक ओवरव्यू। इससे हम आगे और डील में पढ़ेंगे डिटेल में। ओके, बात करते हैं क्लिनिकल की। तो क्लिनिकल में कौन कौन आ जाएगा, पहला आएगा हमारा स्प्रेडिंग। ठीक है, सेकंड आएगा हमारा केलस, और थर्ड आएगा हमारा हीलिंग अल्सर्स। ठीक है, मतलब अल्सर्स की हीलिंग। ये हो गया हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अल्सर का एक ओवरव्यू। अब स्टार्ट करते हैं हम पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के साथ, और इसमें भी नॉन स्पेसिफिक। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। ठीक है, तो अब आता है नॉन स्पेसिफिक अल्सर्स। नॉन स्पेसिफिक में हमने काफ़ी सारे अल्सर्स पढ़े थे। ओके, तो इसमें फर्स्ट आता है ट्रोमेटिक। ट्रोमेटिक में क्या हो जाएगा भाई साहब, तो ट्रोमेटिक में किसी भी ट्रोमा, जैसे बर्न हो गया या केमिकल जैसे एसिड वगैरह की वजह से कुछ अल्सर्स हो जाते हैं, तो उसे हम बोलेंगे ट्रोमेटिक अल्सर्स। ठीक है, खाना बनाते बनाते हाथ जल गया तो उसकी वजह से भी अल्सर हो जाते हैं कोई कई टाइम। ठीक है, कई बार, तो उसे हम बोलेंगे ट्रोमेटिक अल्सर्स। इसके बाद आता है आर्टेरियल अल्सर्स। आर्टेरियल किस में देखने को मिलता है, बर्गर्स डिसीज में, रेनॉल्ड डिसीज में। ठीक है, इसमें हमें आर्टेरियल अल्सर देखने को मिलते हैं। इसके बाद आता है वीनस अल्सर। तो वीनस अल्सर किस चीज़ में देखने को मिलेगा हमें, तो वीनस में क्या क्या इंक्लूड होता है, दे इंक्लूड वेरिकोज अल्सर्स। ठीक है, और पोस्ट थ्रोम्बोटिक अल्सर्स, जो किसकी वजह से होता है, डीवीटी की वजह से। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस, डीवीटी। ठीक है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। इसके बाद आता है हमारा ट्रॉपिकल अल्सर्स। ट्रॉपिकल मीन्स न्यूट्रिशन की कमी हो जाएगी बेसिकली। ठीक है, तो ये माल न्यूट्रिशन के कारण ट्रॉपिकल अल्सर्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है न्यूरोजेनिक अल्सर्स। न्यूरोजेनिक अल्सर्स क्या क्या हो जाएगा भैया, तो लेप्रोसी और डायबिटिक जो होते हैं अल्सर्स, ये बहुत कॉमनेस्ट कॉज होते हैं न्यूरोजेनिक अल्सर्स के। इसके बाद आता है ब्लड डिस्क्रेजियाज। ओके, तो ब्लड डिस्क्रेजियाज में क्या क्या आ जाएगा, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और लास्ट आता है हमारा डायबिटिक अल्सर, जो डायबिटीज के कारण होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पैथोलॉजिकल में हमने पहला बताया नॉन स्पेसिफिक, अब बताएंगे हम स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक का क्या रहेगा,
ये कोई स्पेसिफिक टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म की वजह से होंगे, ठीक है, जैसे ट्यूबरकुलर और सिफिलिटिक अल्सर्स जो सिफिलिस की वजह से होंगे। ओके, नेक्स्ट आता है मेलिग्नेंट अल्सर। मेलिग्नेंट अल्सर क्या हो जाएगा भाई साहब? मेलिग्नेंट जो हमारी जो सेल्स होती है, टिश्यूज होते हैं, उसका जो अल्सर होगा, कैंसर वाला अल्सर, ठीक है, उससे हम मेलिग्नेंट अल्सर बोलेंगे। जैसे हमारा स्क्वेमस सेल होती है, उसका कार्सिनोमा मेलिग्नेंट अल्सर का एग्जाम्पल हो जाएगा। एक होता है बेसल सेल कार्सिनोमा, ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा। अब आएगा हमारा क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, अभी हमने पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बताया, अब आता है हमारा क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। क्लिनिकल में क्या हो जाएगा? स्प्रेडिंग फर्स्ट हमारा जो था। तो स्प्रेडिंग के फीचर्स क्या क्या हो जाएंगे? इसमें हमें ग्रेनुलेशन टिश्यूज, नो ग्रेनुलेशन टिश्यूज देखने को मिलेंगे इसमें, ठीक है। इसके बाद डिस्चार्ज भी देखने को मिलेगा। फिर एक्सेसिव स्लग भरा रहेगा अल्सर्स में। फिर जो अल्सर्स के सराउंडिंग एरिया होगा, ठीक है, वो इन्फ्लाम्ड होगा, प्लस उसमें एडिमा भी देखने के लिए मिलेगा, और पुरुलेंट स्मेल भी वहाँ पर प्रेजेंट होगी। ये स्प्रेडिंग का था, ठीक है। सेकंड आता है केलस। केलस में ग्रेनुलेशन टिश्यूज देखने को मिलेंगे, ठीक है, और कैसे देखने को मिलेंगे? वाइट पेल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर सीरस डिस्चार्ज भी देखने के लिए मिलेगा, स्लव भी प्रेजेंट होगा, और स्मेल भी प्रेजेंट होगी, स्मेल भी आएगी। इन थर्ड आता है हमारा हीलिंग। अब टिश्यू, अब जो अल्सर था उसकी हीलिंग स्टार्ट होगी, ठीक है। तो हीलिंग होगी तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? तो जो सीरस डिस्चार्ज था वो कैसा हो जाएगा? मिनिमम हो जाएगा, ठीक है। जो स्लव था वो क्या हो जाएगा? एब्सेंट हो जाएगा। इसके बाद इन्फ्लामेशन जो था, उसके जो साइंस थे वो क्या हो जाएंगे? मिनिमल हो जाएंगे, और स्मेल जो थी वो एब्सेंट हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया हीलिंग का सर, ठीक है। तो अब देखो, ये पीपीटी जो है ये बिल्कुल एज इट इज़ नोट्स हैं, तुम इसे ही डायरेक्ट कॉपी कर सकते हो। ये मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ डेली के डेली, हर लेक्चर के बाद, तो तुम वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, इंस्टाग्राम का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉलो, ज्वाइन करो, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक। तो नेक्स्ट हेडिंग आती है हमारी पार्ट्स ऑफ अल्सर। पार्ट्स ऑफ अल्सर में क्या क्या है हमारे पास? तो ये जो डायग्राम है ये तुमको एज इट इज़ यूनिवर्सिटी एग्जाम में बनाकर आना है, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़, कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है। इसमें क्या क्या है? मार्जिन है, एज है, फ्लोर है, ठीक है, वगन एज है, और यहाँ पे वापस मार्जिन है, और लास्ट में नीचे बना हुआ है बेस, ठीक है। ये एक आइडियल जो होता है डायग्राम, ये वो वाला है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। यहाँ पर बताया गया है कि मार्जिन क्या होती है, एज क्या है, फ्लोर क्या है, बेस क्या है, ये सारी चीज़ों की डेफिनेशन दी हुई है, तो इसको तुम कॉपी में डायरेक्ट लिख लेना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। एजेस ऑफ अल्सर, ठीक है। तो इसमें कुछ हालांकि बताने जैसा है नहीं, बट फिर भी देख लो। एज क्या होता है? ये फ्लोर ऑफ अल्सर और मार्जिन्स के बीच वाला पार्ट होता है, ठीक है। ये एज है, ये फ्लोर है, ये अगेन अपना एज है, ये मार्जिन है। तो जो एज होती है ये मार्जिन और फ्लोर के बीच वाला पार्ट होता है। सेकेंड पॉइंट आता है इसमें, जो मार्जिन होती है, ठीक है, मार्जिन क्या होता है? ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो पार्ट है ऊपर वाला ये है मार्जिन। मार्जिन क्या होता है? जंक्शन होता है किसके बीच में? बिटवीन द नॉर्मल एपिथेलियल और द अल्सर। अल्सर के और नॉर्मल एपिथेलियल के बीच का जंक्शन होता है कौन? मार्जिन, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या आ रहा है? इफ डिस्ट्रक्शन डोमिनेट्स एज इन स्प्रेडिंग, ठीक है, डिस्ट्रक्शन अगर डोमिनेट कर रहा है स्प्रेडिंग में, तो अल्सर की जो एज है वो कैसे हो जाएगी? इन्फ्लाम्ड हो जाएगी, इडिमेटस हो जाएगी, और दिखने में एंग्री लगेगी, ठीक है। इसके ऐसे ही कुछ और पॉइंट लिखे हुए हैं, वो पढ़ लेना। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। इसके बाद जो एज होती है उसके कुछ पार्ट्स बताए हुए हैं कि एज कितने टाइप की होती है, ठीक है। बेसिकली ये चीज़ें होती हैं, एक स्लोपिंग एज होता है, एक पंच्ड आउट एज होता है, एक अनडिटरमाइंड एज है, एक रेज्ड एज होती है, ठीक है, रेज्ड एंड बीडेड एज, एक इवर्टेड एज होती है, और एक बीडेड एज होती है, ठीक है। ये सारा इधर पीछे लिखा हुआ है, पढ़ लेना। नेक्स्ट आता है हमारा एग्जामिनेशन ऑफ द अल्सर। अल्सर्स को हम एग्जामिन कैसे करेंगे? तो एग्जामिन करने के लिए कुछ मेथड्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा है इंस्पेक्शन, ठीक है, फिर पाल्पेशन, और फिर मोबिलिटी। इंस्पेक्शन में क्या क्या हो जाएगा? इंस्पेक्शन में आ जाएगा, 2 मिनट इसको साइड से कर लेते हैं। हाँ, इंस्पेक्शन में आ जाएगा लोकेशन, फ्लोर, डिस्चार्ज, एज, और सराउंडिंग एरिया। ये सारी चीज़ें हम इंस्पेक्शन में देखेंगे। पाल्पेशन में क्या रहेगा? पाल्पेशन में हम उसकी एज और अल्सर का बेस चेक करेंगे। मोबिलिटी में क्या आ जाएगा? मोबिलिटी में ब्लीडिंग, सराउंडिंग एरिया, ठीक है, ये चीज़ें हम चेक करेंगे। इसके बाद
नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट आएगा हमारा मैनेजमेंट ऑफ अल्सर। मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा, इन्वेस्टिगेशन प्लस ट्रीटमेंट, दो चीज़ें बताएंगे। पहले आता है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में हम क्या क्या करवाएंगे, तो यूरिन और ब्लड एग्जामिनेशन करवाएंगे, ठीक है, डायबिटीज़ को रूल आउट करने के लिए क्या क्या, यूरिन एंड ब्लड एग्जामिनेशन। फिर हम चेस्ट एक्सरे करवा लेंगे, पल्मोनरी टीबी तो नहीं है वो चीज़ देखने के लिए। फिर लोअर लिम्ब एंजियोग्राफी भी करवा सकते हैं हम आर्टेरियल डिसीज़ के चक्कर में, ठीक है, आर्टेरियल डिसीज़ तो नहीं है इसलिए हम लोअर लिम्ब की एंजियोग्राफी करवा लेंगे। फिर मेलिग्नेंट अल्सर्स तो नहीं है इसलिए हम बायोप्सी करवा लेंगे, ठीक है। ये पार्ट था हमारा इन्वेस्टिगेशंस का। नेक्स्ट आता है ट्रीटमेंट वाला पार्ट। ट्रीटमेंट में क्या रहेगा, हम इसे अप्रोप्रिएट जो एंटीबायोटिक्स हो सकती है वो देंगे, ठीक है। इसके बाद स्लग जो है उसको हम ट्रीट करेंगे बाय हाइड्रोजन परऑक्साइड अप्लाइंग, ठीक है। स्लग को हम हाइड्रोजन परऑक्साइड अप्लाई करके ट्रीट करेंगे। रेगुलर ड्रेसिंग्स लगेगी पेशेंट को, एंटीसेप्टिक क्रीम देना होगा, ठीक। अगर अल्सर जो है वो लार्ज है, बड़ा है, ठीक है, तो हम वहाँ पर क्या करेंगे, स्किन ग्राफ्टिंग का यूज़ करेंगे, ठीक है, क्रोनिक अल्सर्स के लिए। इसके बाद इंफ्रारेड रेडिएशंस भी देंगे हम अल्सर्स को साइज में कम करने के लिए अगर मेलिग्नेंट अल्सर्स है तो। इसके बाद एम्नियन जो है वो हेल्प करता है एपिथेलाइजेशन के लिए, ओके। नेक्स्ट और कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, सम अदर पॉइंट्स। पहला क्या है, जो कॉजेज़ है उसको हमें ढूंढना होगा और उसका ट्रीटमेंट करना होगा, ठीक है, तब जाके अल्सर्स ठीक होंगे। इसके बाद एनीमिया अगर है, डिफिशियंसी है प्रोटीन की या विटामिन की, तो उसे करेक्ट करेंगे तो उससे भी अल्सर ठीक हो जाएगा, ठीक है। फिर एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत होगी हमें, अगर ज़रूरत पड़ने पर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी करना होगा, और पेन को और इन्फेक्शन को कंट्रोल करना होगा बाय एंटीसेप्टिक्स, एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स, ओके। तो यहाँ पर हमारा जो लेक्चर था अल्सर्स ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय।